तो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आकाश मतनहेलिया आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा हम लोगों ने बताया था कि हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं और हमारा मिशन क्या है केमिस्ट्री के लिए 180 नंबर। ठीक, यही हमारा गोल भी है। तो 4 मई को जो हमारा पेपर होने वाला है नीट का, उसमें हमारा गोल क्या होना चाहिए? 180। ठीक, तो जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 180, ऐसे आपको भी लिखना अपने पेपर पे 180 नंबर केमिस्ट्री में चाहिए। बात समझ में आई? एक तो वो गोल बनाना आपको है जो 4 मई का गोल होना चाहिए, और एक पर डे का भी गोल बनाना पड़ेगा आपको। क्या पर डे कितने क्वेश्चंस आप क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, हम लोग बात करेंगे फजान रूल्स पे और बीएसपीआर थ्योरी की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग भाई। तो सबसे पहले हम लोग देखो क्वेश्चन पूछा गया था, पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयंस इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये किसके बारे में डिस्कस कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फजान रूल्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फजान रूल्स क्या है। ठीक, तो देखो भाई, अगर हम लोग बात करते हैं फजान रूल्स की, तो इस रूल को देने का पर्पज क्या था? इनके अकॉर्डिंग कोई भी बॉन्ड आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है? कुछ पोलरिटी डेवलप होती है। तो देखो जनरली क्या बात होती है, एक कैटायंस है और एक एनायंस है। बात समझ में आई? अब क्या होगा देखो, ये इस कैटायंस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। और इसी बात को इन्होंने कहा कि जो कैटायंस है ये कैसा होगा, ये इसको पोलराइज करेगा, किसको? एनायंस को पोलराइज करेगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू हो जाएगी, और इसीलिए इसमें कौन से कैरेक्टर डेवलप होंगे? कोवलेंट कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। अब उसकी कंडीशन देखो क्या है भाई। तो कहा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहां पे हम बात करेंगे फजान रूल्स को अप्लाई करेंगे और कोवलेंट कैरेक्टर्स बढ़ेगा। तो देखो जनरली हम लोग बात करते हैं आयनिक पोटेंशियल की, फाई लिखते हैं इसको हम लोग, फाई या आयनिक पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक पोटेंशियल। ये क्या होगा बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। अब कोवलेंट कैरेक्टर्स कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग भाई? तो क्या बात करेंगे हम लोग, किस पे डिपेंड करेगा ये? एक तो डिपेंड करेगा, क्या बताइए, 1 बाई साइज ऑफ कैटायन पे, 1 बाई साइज ऑफ कैटायन। यानी जितना छोटा साइज होगा कैटायंस का, उतने ज्यादा उसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स आएंगे? कोवलेंट कैरेक्टर्स। सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। इसका मतलब क्या है भाई कि जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतने ही ज्यादा उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? कोवलेंट प्रॉपर्टी। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन की बात करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। जितना ज्यादा एनायन पे चार्ज होगा उतने ज्यादा उसकी क्या होगी? कोवलेंट कैरेक्टर्स। और एक हम लोग बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करने वाले हम लोग हैं, तो इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करने वाले हैं। एक तो बात करते हैं इनर्ट गैस की, यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इससे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर्स इसके पास होगा नॉन इनर्ट गैस वाले पे, और सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसके पास होगा? स्यूडो इनर्ट गैस, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इनर्ट गैस में। ठीक, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं, और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो अगर 3 कंडीशन दी जा रही है, इनर्ट गैस, नॉन इनर्ट गैस और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसके पास होगा? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास। और सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर कहाँ होगा? इनर्ट गैस वाले के पास। इतनी चीजों से फजान रूल ने डिफाइन किया कोवलेंट कैरेक्टर्स कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखो जैसे हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ कैटायंस की और चार्ज ऑन कैटायंस की, तो देखिए भाई इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। देखिए तो देखो, अगर आपसे कहता है साइज ऑफ कैटायंस, तो हम लोग क्या बात करते हैं? लिथियम प्लस सोडियम प्लस, ओके, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस को लेते हैं। अब पूछा जाए बताओ इन सब में से किस कैटायन की साइज सबसे बड़ी है? तो जब साइज की बात करोगे ना, तो डाउन द ग्रुप क्या होता था? साइज बढ़ जाती थी, नंबर ऑफ सेल बढ़ते थे।
तो ये आपका साइज ऑफ कैटायन हो गया, साइज ऑफ कैटायन। लेकिन कोवैलेंट कैरेक्टर्स क्या है? साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब पूछेगा बताओ कोवैलेंट कैरेक्टर्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको ऑर्डर क्या मिलेगा? लिथियम प्लस इज मोर कोवैलेंट देन सोडियम प्लस, सोडियम प्लस इज मोर कोवैलेंट देन पोटेशियम प्लस, पोटेशियम प्लस इज मोर कोवैलेंट देन रुबिडियम प्लस, एंड रुबिडियम प्लस इज मोर कोवैलेंट देन सीजियम प्लस। इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछेगा? जैसे LiCl दे दिया और NaCl दे दिया, ठीक। अब पूछेगा दोनों में से बताओ कौन ज्यादा कोवैलेंट है। तो देखो दोनों में एनायन सेम है, लेकिन कैटायंस का डिफरेंस हो गया। कैटायन बताओ कौन सा छोटा है? यहाँ देखो लिथियम प्लस और ये सोडियम प्लस, तो लिथियम का कैटायन छोटा, इसलिए ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसके पास होगा? लिथियम क्लोराइड के पास। बात समझ में आई? तो जब साइज ऑफ कैटायंस की बात करेगा तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। फिर देखो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इतना भी सोच सकते हैं, देखो अगर डाउन द ग्रुप बात करोगे ना, तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है बताइए? लिथियम से जब जाएंगे सोडियम में तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी? मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। और मेटल्स जनरली कौन से बॉन्ड बनाते हैं? नॉन मेटल के साथ में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां भी कर सकते थे, देखो देखो मेटल्स नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, लेकिन सोडियम क्या है? मोर मेटेलिक, इसलिए Cl के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ये मोर आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आई? तो फजान साहब ने भी इसको समझाया, ठीक। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं इसी की, अगर इसी के बारे में बात करें हम लोग, साइज ऑफ एनायंस की बात करें बताइए, तो फ्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन ले सकते हैं हम लोग, ब्रोमीन ले लीजिए और आयोडीन। अब पूछा जाए बताओ भाई किसका साइज सबसे बड़ा है? तो ज्यादा बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का। डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज बढ़ेगी। तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसके बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? साइज ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है भाई? कि जितना ज्यादा साइज होगा बड़ा आयन्स का, उतने ज्यादा उसके अंदर कौन से कैरेक्टर डेवलप होंगे? कोवैलेंट कैरेक्टर। जैसे पूछा जाए बताओ भाई NaF, NaCl, NaBr और NaI में से बताओ आउट ऑफ 4 विच हैव मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। तो फिर देखो यहां बात करेंगे हम लोग, अगर हम मेटल नॉन मेटल की बात करें तो बोलो ये मेटेलिक और ये मोर नॉन मेटेलिक, और आयोडीन क्या आता है? लेस नॉन मेटेलिक। तो ज्यादा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। फजान साहब की बात कर लेते हैं हम लोग। सब में देखो सोडियम कॉमन है, कैटायन सब में कॉमन है। अब डिफरेंस क्या बताए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। तो साइड किसकी बड़ी होती है? आयोडीन की। इसलिए आयोडीन में क्या होगा बताओ? मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। तो जब भी कोवैलेंट कैरेक्टर्स की बात करेगा तो हम लोग साइड किसके देखेंगे? निगेटिव चार्ज की एनायंस के केस में, ठीक। यही देखो बात कर दे, अगर बात करते हैं देखो ऐसा, लिथियम प्लस दे, बेरियम 2 प्लस दे, और आपको दे दे बेरियम 3 प्लस, और आपको दे C4 प्लस दे दे, बताइए। तो पूछे बताओ भाई आउट ऑफ 4 विच हैव स्मॉल साइज। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? लिथियम प्लस वाले की। कैटायन केस में क्या था बताओ? मोर द पॉजिटिव चार्ज लेस विल बी द साइज। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? लिथियम की। लेकिन जब पूछेगा बताओ कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर्स में क्या था बताइए? चार्ज कैटायंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कोवैलेंट कैरेक्टर्स का ऑर्डर क्या मिलेगा? लिथियम प्लस लेस कोवैलेंट होगा बेरियम 2 प्लस के रिस्पेक्ट में, बेरियम 2 प्लस लेस कोवैलेंट होगा बेरियम 3 प्लस के रिस्पेक्ट में, और बेरियम 3 प्लस लेस कोवैलेंट होगा C4 प्लस के रिस्पेक्ट में। तो बात समझ में आई? तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर्स को, ठीक है। अब इसको पढ़ने का फायदा क्या देखो है, इसकी बात भी कर लेते हैं हम लोग, तब हम लोग टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। देखिए क्या करना भाई इसमें। अब कोवैलेंट कैरेक्टर से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, देखो। तो कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बात करते हैं हम लोग? पोलराइजेशन की। तो हम लोग बात करते हैं पोलराइजेशन की बात कर सकते हैं, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग बात करेंगे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो क्या बात करते हैं? हाइड्रेशन की बात कर सकते हैं, ठीक। तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। लेकिन जब यही बात करेगा सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो जाएगी बताइए? कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी की बात भी कर सकते हैं हम लोग, देखो बात समझ में आई? बोलिए। उसके बाद देखो मेल्टिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट के बताओ कोवैलेंट कैरेक्टर्स क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी के भी क्या होगा? ये कोवैलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
बात समझ में आई? तो कोवलेंट कैरेक्टर्स क्या है बताइए? पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोलिए। और एक बात कर सकते हैं, देखो हम लोग आयनिक कैरेक्टर के भी क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आयनिक कैरेक्टर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतनी चीजें आपको मिलेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, और ये सब चीजें मिलेंगी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। इतनी बात समझ में आई? तो कोवलेंट कैरेक्टर से हम इतनी चीजों को जान सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है, देखो हाइड्रेशन की बात की जाए, देखो तो कोवलेंट कैरेक्टर्स में देखिए बेटा, पूछा जाए बताओ LiCl और NaCl में से बताओ किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो हम बोलते हैं LiCl का ज्यादा हाइड्रेशन होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर्स क्या है, ज्यादा है। ठीक, ये ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ लिथियम प्लस है, यहाँ सोडियम प्लस है। लिथियम प्लस की साइज क्या होगी, छोटी होगी, इसलिए कौन सा बॉन्ड बनाएगा इसके अंदर? इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, कोवलेंट कैरेक्टर्स की प्रॉपर्टी आ जाएगी। और कोवलेंट कैरेक्टर्स क्या है, हाइड्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब पूछेगा बताओ सॉल्बिलिटी के बारे में कि बताइए वाटर में कौन जल्दी डिजॉल्व होगा, तो NaCl जल्दी डिजॉल्व होगा पानी में। क्यों? क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर्स हैं। तो आपको आयनिक कैरेक्टर्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का अच्छा पूछा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, NaCl का। किसके रेस्पेक्ट में? LiCl के रेस्पेक्ट में। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, NaCl का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। इतनी चीजें आप जान सकते हैं कोवलेंट कैरेक्टर्स वाले टॉपिक से। ठीक, तो फजान साहब ने इतनी चीजों को बताया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ भाई इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पूछा गया पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयंस इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ। तो देखो अभी बात किया गया था, हम लोग क्या बोले थे बताओ, फ्लोरीन से ज्यादा किसका होता है बताइए साइज, क्लोरीन का माइनस का। इससे बड़ी साइज किसकी होती है, ब्रोमीन माइनस की। और सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, आयोडीन माइनस की। तो एनायंस के केस में क्या था बताइए, जितनी ज्यादा साइज उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या मिलेगा, कोवलेंट कैरेक्टर। तो बात समझ में आई? बोलिए, बोलो बेटा। तो देखो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो लिखा फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन, तो आंसर नहीं होगा। फिर Cl से बाद Br लिखा है, नहीं होगा। I माइनस के बाद Br लिखा है, नहीं होगा। तो कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, फोर्थ वाला आंसर। तो बात समझ में आपको आ रही है, बताइए। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, अकॉर्डिंग टू फजान रूल्स विच है मोर कोवलेंट कैरेक्टर। तो ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसके पास है, आयोडीन के पास, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ एनायंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस है लीस्ट कोवलेंट कैरेक्टर। तो लीस्ट कोवलेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर मोर आयनिक कैरेक्टर्स होंगे। तो देखो इसको ऐसे कर सकते थे, देखो यहां देखो Cl और O क्या है बताइए, दोनों नॉन मेटल हैं। बोलिए, अगर दोनों नॉन मेटल हैं तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। यहां शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होगी। देखो NCl3 भी कैसा है, नॉन मेटल। अब आपको दिखाई पड़ा एक Pb और एक दिखाई पड़ा है Ba। अब थोड़ा ध्यान देना, S ब्लॉक P ब्लॉक और इनके बीच में क्या आता है, D ब्लॉक। S ब्लॉक क्या होते हैं बताइए, मोर मेटेलिक। बोलिए, S ब्लॉक क्या होते हैं, मोर मेटेलिक। और P ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, लीस्ट मेटेलिक। और इन दोनों के बीच में कौन आता है, D ब्लॉक। तो हम इधर से इधर जाते थे ना हम लोग ना, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती थी बताइए, घट जाती थी। मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेज। बात समझ में आई? तो देखो Pb कहां बिलोंग करता है, P ब्लॉक में। तो Pb कहां है बताइए, P ब्लॉक में बिलोंग करता है। और Ba कहां बिलोंग करता है, S ब्लॉक में। तो बोलो भाई S ब्लॉक का एलिमेंट क्या होता है, मोर मेटेलिक। और मोर मेटल के साथ जब नॉन मेटल जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या होगा, मोर आयनिक बॉन्ड होगा। और जिसके अंदर ज्यादा आयनिक बॉन्ड होंगे वो कैसा कैरेक्टर शो करेगा, लीस्ट कोवलेंट कैरेक्टर। तो बात समझ में आई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। पूछा बताओ भाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, पूछा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर्स। फिर तो कोई बात करेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। बात समझ में आ रही है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन।
तो चलो देखते हैं बेटा हम उसमें क्या है भाई क्वेश्चन में। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है LiCl, NaCl और BeCl। तो चलो कोई बात नहीं। Li पे देखो +1 चार्ज होगा, B पे +2 चार्ज होगा और Na पे +1 चार्ज। अब पूछा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। तो जब देखो NaCl क्या है, मोर आयनिक है किससे, LiCl से। क्यों, सोडियम की साइज बड़ी है, इसलिए ये तो आंसर गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। देखो फिर देखो बात करते हैं BeCl2, यहाँ देखो 2 प्लस चार्ज +1 चार्ज, और सबसे ज्यादा कौन दे रहा कोवेलेंट, NaCl, जो संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि साइज इसकी बड़ी है। उसके बाद देखो Na से सबसे पीछे रखा गया है, फिर LiCl और सबसे ज्यादा किसका दिखाया जा रहा है, BeCl2। इसकी संभावना देखो है, क्यों, +2 +1 और +1। तो अगर हम लोग बात करते हैं +1 कैटायंस वाले में, तो लिथियम की साइज छोटी होगी, इसलिए इसके अंदर सोडियम क्लोराइड से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे। और जब इन दोनों की बात करेंगे हम लोग, तो साइज देखो चार्ज बढ़ गया। अब बताएगा इतना चार्ज बढ़ेगा कैटायंस का, तो क्या होता है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, लास्ट में देखो क्या दिया है, BeCl2 सबसे लास्ट में दे दिया है, और सबसे ज्यादा किसमें दिया है, LiCl में। तो इसके भी चांस कम होंगे, तो ज्यादा चांस किसके होंगे, सी वाले के। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बात समझ में आई। चलिए फिर देखते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछा बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट शो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। तो देखो भाई इसमें Al पे +3 चार्ज, +2 चार्ज और +1 चार्ज, और लैंथेनम पे क्या है बताइए, +3 चार्ज। ये कहाँ बिलोंग करता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बोलिए, तो चलो देखो थे भाई हम लोग। अब देखो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो देखो भाई इसमें क्या हो जाएगा, Al पे सबसे ज्यादा चार्ज है, +3 चार्ज यहाँ पे, इसलिए ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास होगा, AlCl3 के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स। इसको भी देखो ऐसे करो, +1 चार्ज, सब में देखो Cl कॉमन है। बात समझ रहे हैं, सब में 9 सेम है, हम कैटायंस पे फोकस कर रहे हैं। +1 चार्ज, +2 चार्ज और +3 चार्ज। तो चलो बताओ भाई, तो जिस पे ज्यादा चार्ज वो ज्यादा कोवेलेंट, तो ज्यादा कोवेलेंट कौन है, AlCl3। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, MgCl2। अब इन दोनों में देखो भाई आरबी की साइज बड़ी होती है, डाउन द ग्रुप आएंगे हम लोग। बोलिए, तो कैटायन कौन सा छोटा हो गया, Na वाला। तो इसके बाद किसका नंबर आएगा, Na का। तो सबसे ज्यादा कौन कोवेलेंट हो गया, AlCl3। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, MgCl2। फिर किसका नंबर आएगा, NaCl का, और सबसे लास्ट में नंबर किसका आएगा, RbCl। तो देख लेते हैं भाई हम लोग। तो पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा 4 नंबर, उसके बाद देखो कौन सा, तो 4, 3, 1 और 2। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो बात समझ में आई। बोलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 36 क्वेश्चन नंबर। चलिए, तो देखो अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर्स। अब यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो डिक्रीजिंग का मतलब पहले ज्यादा कोवेलेंट को लिखेंगे, उसके बाद कम कोवेलेंट में आएंगे। तो पूछा है भाई देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स। तो यहां देखो भाई LiCl पे +1 चार्ज, +1 चार्ज और +1 चार्ज। तो देखो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डाउन द ग्रुप बात कर लो भाई। तो बताइए, लिथियम प्लस, उसके बाद क्या दिया, सोडियम प्लस, फिर पोटेशियम प्लस और फिर सीजियम प्लस। तो साइज के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या मिलेगा आपको, ये साइज का ऑर्डर हो गया। जब पूछेगा कोवेलेंट कैरेक्टर्स का ऑर्डर क्या बताइए, तो साइज इसके यूनिवर्सली था, तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स का ऑर्डर क्या मिलेगा, lithium plus is more covalent than Na plus is more covalent than K plus and then Cs plus। तो अब ऑर्डर पूछा है, अब पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, A, देन लिखेंगे हम लोग B, देन क्या लिखेंगे C, और उसके बाद क्या लिखेंगे D। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ABCD। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बेटा हम लोग, अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2024 में, ठीक, यहां पूछा गया था डाइपोल मोमेंट्स के बारे में। तो थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट्स के बारे में। देखो बात कर लेते हैं, तो डाइपोल मोमेंट्स कैसे निकाला जाता था। देखो तो म्यू इक्वल टू क्या होता था बताइए, ये म्यू बोलते थे, डाइपोल मोमेंट्स का म्यू होता था। इसको कैसे निकाला जाता था भाई, √μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 और cos थीटा। ठीक, ये कैसा क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। तो म्यू कैसे निकालते थे हम लोग, Q × D।
चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक। और ये कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड बात देखो इसके बारे में क्या बात की गई थी कि जब भी इसको दिखाना होता तो हम कैसे दिखाते थे बताइए, जैसे कि Cl ले लेते हैं लोग, ठीक है। ये डाइपोल्स है, इस पे कौन सा चार्ज निगेटिव चार्ज होगा, इस पे कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल कैसे दिखाया जाता था, ऐसे। एरो का हेड कहाँ होगा, निगेटिव की तरफ, और उसका टेल कहाँ होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये इंडिकेशन होता था डाइपोल मोमेंट दिखाने का, ठीक है, बॉन्ड डाइपोल दिखाने का। चलिए अब देखो हम बात करते हैं, तो म्यू जो होता है ना वो क्या होता है बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यानी थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा, म्यू की वैल्यू घटेगी, और cos थीटा बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो चलिए अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग, और इसके बारे में क्या बात करते थे, डाइपोल मोमेंट्स के बारे में बात करना हो तो देखिए इसमें क्या था भाई, अगर म्यू की वैल्यू 0 मिल जाए, अगर म्यू इक्वल टू 0 है तो हम उसको क्या बोलते थे, नॉन पोलर, ठीक। और अगर म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, पोलर। अब इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो अगर ज्योमेट्री पे बात कर सकते हैं, देखो अगर नॉन पोलर है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, सिमेट्रिकल। तो अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तो वो कैसा होगा, नॉन पोलर। अगर ज्योमेट्री कैसी हो गई, एसिमेट्रिकल, तो ये कैसा होगा, पोलर। जैसे एक एग्जांपल लेते देखो हम लोग, देखिए एग्जांपल में हम लोग क्या ले लेते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं वाटर की, तो देखो वाटर में क्या होता है, दो लोन पेयर, इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री जो होगी ये कैसी होगी, एसिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी, एसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, ठीक। इसका शेप कैसा था, बेंड शेप, बी शेप, इसके बीच का एंगल कितना था, 104.5 डिग्री। बात समझ में आई। तो ये कैसा होता है, इसका म्यू 0 नहीं होता है, तो इसका म्यू लगभग होता था 1.85 के आसपास। बात समझ में आई। तो वाटर क्या होता था, हाईली पोलर। यही देखो आपको दे दिया CH4, तो CH4 की देखो ज्योमेट्री कैसी थी, सिमेट्रिकल। ये ज्योमेट्री कैसी थी, रेगुलर टेट्राहेड्रल। अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तो उसका डाइपोल मोमेंट्स क्या होगा, 0। इसका म्यू क्या आता था, 0। बात समझ में आई। तो ये क्या था, म्यू का क्या हो जाएगा, 0। तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। एक तरीका हमारे पास और है, अगर सेंट्रल एटम के पास, सेंटर समझते हैं ना, जैसे सेंट्रल एटम है कार्बन, अगर इसके जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सब बॉन्ड के फॉर्म में चले गए, तो ये कैसा होगा, नॉन पोलर। अब यही देखो अमोनिया, देखो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड के फॉर्म में गया, 2 बचा, तो अमोनिया कैसा होगा, पोलर। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप। तो ज्योमेट्री का भी रोल है। जैसे पूछा था BeCl2, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भाई BeCl2 का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री भाई। तो क्यों, तो देखो भाई BeCl है, बताइए इसको दिखाएंगे ऐसे, इसका डाइपोल ऐसे दिखाया जाएगा, डाइपोल कैंसिल कर देगा तो इसका म्यू क्या मिलेगा, 0। इसकी ज्योमेट्री क्या मिलेगी, लीनियर। और अगर ये लीनियर है तो एंगल कितना मिलेगा इसका, 180 डिग्री। ध्यान देना, ये कब बात करेंगे हम लोग, जब AB2 टाइप का मॉलिक्यूल हो, AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स हो और उसका म्यू 0 हो, तो उसका बॉन्ड कितना मिलेगा, 180, और शेप क्या होगा उसका, लीनियर। या एक और देख लो, अच्छा जैसे पूछा जाए AB3, अब AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, जैसे ले लिया हमने BF3। अगर AB3 मॉलिक्यूल है और उसका म्यू 0 हो गया, इसका मतलब उसका एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और उस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। बात समझ में आई, बोलिए। इतना जाना था आपको डाइपोल मोमेंट्स के बारे में, इसलिए हम लोग इतना डिस्कस किए, ठीक है। अब आते हैं नीट के, देखो 2024 के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो पूछा डाइपोल मोमेंट्स ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अमोनिया। तो पूछा है कि भाई इससे बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखो ये आंसर गलत होता है। क्यों गलत होता है, देख लो भाई क्यों गलत है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो देखिए क्या मिलेगा आपको। तो लुक एट द स्ट्रक्चर, देखो N F F F, इसके ऊपर एक लोन पेयर का डाइपोल कुछ ऐसा होगा, और निगेटिव फ्लोरीन ज्यादा है तो डाइपोल कुछ ऐसा बनाएंगे, देखो हम लोग। बात समझ में आई। तो देखो एक ऊपर दिखा रहा डाइपोल्स और एक इसके नीचे,
तो यहाँ पे क्या होगा, नलिफाई करेगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट्स क्या बहुत कम हो जाता था। इसका आंसर लगभग 0.23 डी के आसपास आता था। ठीक, लेकिन देखो अगर अमोनिया की बात करें हम लोग, तो अमोनियम देखो क्या है भाई, NH3 में हम लोग उसको ऐसे दिखाएंगे, इसका एक बॉन्ड डायपोल ऊपर की तरफ, और देखो इसका सारा डायपोल इसको सपोर्ट कर रहा था। बात समझ में आई? इसका जो डी आया था अप्रॉक्सीमेट कितना आया था, म्यू की वैल्यू लगभग 1.47 डी के आसपास। तो अमोनिया का क्या ज्यादा होता है, और यहाँ पे क्या दिखाएगा, कम। कहा दिखाया ज्यादा है कि NF3 का ज्यादा होता है, ये गलत हो गया। फिर कहा है 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2-। तो देखो CO3 2- का कैसे ड्रा करते थे, याद है कुछ स्ट्रक्चर आपको? एक ये ड्रा करते थे हम लोग, ड्रा करने नहीं आता तो कैसे करोगे, देखो यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है एक आपको, तो डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी, तो 3 स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते थे इसका। अब इसको सिंगल बॉन्ड कर दो, इसको डबल बॉन्ड करके इसको दिखा दो सिंगल बॉन्ड में ऐसे। बात समझ में आई? फिर देखिए क्या कर सकते हैं आप, एक और ड्रा कर सकते हैं स्ट्रक्चर आप, ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, अब इसको डबल बॉन्ड कर दीजिए। तो इसके 3 स्ट्रक्चर ड्रा किए जा सकते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, ये आंसर सही है। ठीक, तो ये तो सही आंसर हो गया। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट आंसर की, लिखा है 3 रिजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रा फॉर ओजोन। तो देखो ओजोन के कितने स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं हम लोग, देखो डबल बॉन्ड एक ये और एक सिंगल बॉन्ड होता है, इसके 2 ही स्ट्रक्चर ड्रा हो सकते हैं, ये सिंगल बॉन्ड कर देना और इसको डबल बॉन्ड। बात समझ में आई? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं 3 स्ट्रक्चर्स की। फिर देखो लिखा BF3 है नॉन जीरो डायपोल। अभी बात किए थे आपको, BF3 कैसा मॉलिक्यूल है, AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है। ठीक, और इसके बीच का देखो, अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग तो ऐसा बनाते, देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका, देखिए ये बनता कुछ स्ट्रक्चर देखो ऐसा, बोलो। अब देखो हम इसका डायपोल दिखाते तो क्या होता, देखो इसका डायपोल कुछ ऐसे और रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिलता है इसका। तो इसका म्यू क्या मिलेगा आपको, 0, और म्यू 0 तो क्या होता है, बोलिए नॉन पोलर। और यहाँ पे लिखा है नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट्स, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, पोलर। तो BF3 कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। बात समझ में आई? और शेप क्या होता है इसका, ट्रायगोनल प्लेनर। इसमें सही आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। ठीक, तो नीट में पूछा गया था 2024 में। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। अब देखो ये टॉपिक कहां पे स्टार्ट करने हम लोग, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की। तो थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो भाई बैलेंस बॉन्ड ने यही कहा था भाई कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे बैलेंस पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, वो सब क्या करते हैं, अपने डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करते हैं ताकि स्टेबिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक, और रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो चलो फिलहाल इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो लोन पेयर कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो हम लोग, तो हमको पता है देखो आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अभी कितने बॉन्ड देखो बना रहा है, फर्स्ट केस में 7 बॉन्ड बना रहा है। तो जब 7 बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन के साथ में, तो इसके पास कोई बचेगा लोन पेयर, बताइए। तो 7 दिखा दिया हमने फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, 0 देखो लोन पेयर हो गया। सेकंड केस देखो दिया IF5, इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। अब फिर देखो I के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, बोलिए 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड दिखा दीजिए ऐसे। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ना बनाता है बेटा। ठीक, एक बचा लोन पेयर इसके ऊपर, तो इसके केस में क्या बचा, 1 लोन पेयर बचा, बोलो। फिर देखो नेक्स्ट दिया है ClF3, तो Cl देखो 7 इलेक्ट्रॉन क्या आउटर मोस्ट में, और यहां देखो क्या हुआ बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें से क्या दिखा दीजिए आप, 1 2 3 दिखा दीजिए फ्लोरीन के साथ में। तो 1 लोन पेयर बचा, 2 लोन पेयर बचा इसके पास, बोलो। एक दिया है देखो HCF2, तो Hc के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, बोलिए। इनर्ट गैस 2 दिखा दीजिए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड के फॉर्म में चला गया, तो कितना बचा, 1 2 और 3 बचा इसके ऊपर लोन पेयर। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर हो गया। तो यही आपसे पूछा है कि लोन पेयर का बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो देखो भाई यहाँ देखो 0 लोन पेयर है, यहाँ कितना बताओ, 1 लोन पेयर है, यहाँ देखो 2 लोन पेयर है, यहाँ कितना 3 लोन पेयर है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बाकी में देखो यहाँ देखो क्या दिख रहा है, 1 लोन पेयर और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 दिख रहा है। तो देखो लो 3 वाले को पीछे कर दिया गया है, इसलिए आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो भाई 3 वाले को पीछे कर दिया है, यहाँ भी आंसर नहीं होगा।
यहाँ भी देखो 3 को पीछे कर दिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? फर्स्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर, दोनों पूछ लिया गया भाई यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सल्फर एटम इन सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रेस्पेक्टिवली। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं भाई स्ट्रक्चर देखो हम लोग, तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है, देखिए, बोलिए। फिर बैलेंस बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या था? मल्टी बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोग क्या बात करेंगे, बताइए। एक लोन पेयर हो गया, बताइए। अब आप देखिए भाई यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, तो पूछा बताओ भाई, द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सल्फर एटम। तो देखो एक तो इसके ऊपर लोन पेयर हो गया, बोलो। अब बात करते हैं देखो हम लोग, अगर सल्फर के ऑक्टेट्स की बात करते हैं, ठीक, तो देखो ऑक्टेट्स में क्या होगा, इस बॉन्ड को कैसे दिखाया जाएगा? ऐसे एक क्वाड्रेट बॉन्ड के फॉर्म में। तो बात समझ में आई, बोलिए। तो कितने बॉन्ड पेयर बताओ हो गए? एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर। तो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हो गए और एक क्या हो जाएगा बताइए? लोन पेयर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई, चलिए अब देखो क्या बात करते हैं हम लोग, एक और बात कर सकते हैं। देखो सल्फर वाले में केस में एक और बात कर सकते थे हम लोग कि सल्फर को अगर ऐसे दिखाया जाता है, डबल बॉन्ड हो और एक दिखाया जाता है ऐसे, तो इसमें क्या कंडीशन बताइए होती? एक लोन पेयर और दो क्या होते हैं यहाँ पे? 4 बॉन्ड पेयर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं भाई हम लोग। काय मॉलिक्यूल्स है 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, तो द मॉलिक्यूल शेप इज एक्सपेक्टेड टू बी। अब कह रहा बताइए, एक सेंट्रल एटम है जिसके ऊपर एक लोन पेयर है और 2 यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो बताओ टोटल ये क्या हो जाएगा बताइए? अगर हम टोटल काउंटिंग करते हैं तो इसको स्टीरिक नंबर के नाम से भी जानते हैं हम लोग, या इलेक्ट्रॉन पेयर के नाम से जानते हैं हम लोग। तो 1 2 3 पेयर हो गए, तो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, या 3 स्टीरिक नंबर, अगर 3 स्टीरिक नंबर है या इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर हैं, तो उसका मतलब क्या होता है बताइए? जनरली sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 में अगर लोन पेयर आ गया तो शेप कैसा हो जाएगा? बी शेप। तो इसका शेप बताइए कैसा होगा? बी शेप। ट्रायंगुलर शेप नहीं होगा। लीनियर शेप कब होता है? जब मॉलिक्यूल कैसा होता है? ab2 टाइप का और विदाउट लोन पेयर हो, यहाँ पे कोई लोन पेयर ना हो, विदाउट लोन पेयर हो। ठीक, टेट्राहेड्रल के लिए क्या चाहिए आपको? उसी टाइप का चाहिए, ab4 टाइप का मॉलिक्यूल चाहिए। तो ये 4 बॉन्ड बनाता, लेकिन कह रहा है इसमें, अच्छा कह रहा 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो देखो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर में क्या हो जाएगा? 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर में क्या हो जाएगा बताइए? 2 अगर लोन पेयर और प्लस 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसमें कंडीशंस क्या मिलेगी? 4। ठीक, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? इसको और दिखा सकते थे ऐसे हम लोग। तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा? sp3। और sp3 में भी क्या मिलेगा आपको? बैंड शेप या बी शेप। इसका शेप कौन सा हो जाएगा? बी शेप। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखो, ये आपको ध्यान देना है, पूछा है 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। और sp3 में क्या होता है? शेप जनरली होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर की शेप कैसा हो जाएगा इसका? बी शेप या एंगुलर शेप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग, देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो कहा है किसमें ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या होता है बताइए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब sp2 का मतलब बताइए ये कैसा होना चाहिए था? ab3 टाइप मॉलिक्यूल्स, इसमें 3 बॉन्ड पेयर हो या 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो। ठीक, तो देखिए bf3 दिख रहा है, अमोनिया भी दिख रहा है, सब में 3 है। ठीक, अब देखो भाई इसके पास कोई लोन पेयर है, तो यहाँ देखो 0 लोन पेयर। यहाँ देखिए अमोनिया पे 1 लोन पेयर होगा, PCl3 में भी क्या होगा? 1 लोन पेयर होगा, और IF3 में कितना होगा बताइए? 2 लोन पेयर्स होंगे। ठीक, अगर हम सबको जोड़ें तो 3 + 2 5 हो गया। ये 5 का मतलब क्या होना चाहिए? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देखो 3 + 4, ये सब कैसे हैं? sp3 वाले ही हैं। ठीक, लेकिन शेप बताया गया था ट्राइगोनल प्लेनर शेप किसका होता है? विदाउट लोन पेयर वाले का। अगर लोन पेयर आ जाएगा तो ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसलिए बताइए इसमें कौन सा ऐसा हो सकता है जिसके पास कोई लोन पेयर ना हो। बात समझ में आई? तो 3 देखो आपके पास यहाँ पे कैसे हैं? sp3 वाले। ठीक है,
और ये कैसा बताइए, sp2 वाला। ये देखो sp2 वाला है, इसलिए sp2 की ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ BF3 इसका आंसर होगा। बाकी देखो ये सब टेट्राहेड्रल से मैच कर रहे थे दो, अमोनिया और PCl3। इन दोनों का शेप कैसा होता है, पिरामिडल। इनका शेप कैसा होगा, पिरामिडल। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई हम लोग। फिर लिखा द शेप ऑफ स्टेनस क्लोराइड मॉलिक्यूल इज। तो स्टेनस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, SnCl2। एक होता है स्टेनिक क्लोराइड, तो SnCl4। अब बताओ भाई, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये कैसा बताइए हो जाएगा, SnCl और Cl। ये कहाँ बिलोंग करता है, कार्बन फैमिली में। और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 चले गए बॉन्ड के फॉर्म में, एक बचेगा लोन पेयर। तो बताओ भाई इसका शेप क्या हो जाएगा। तो सीसा शेप नहीं हो सकता है। सीसा शेप कब बनता है, sp3 और डिहाइब्रिडाइजेशन वाले में। इसमें कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने चाहिए। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर दिख रहे हैं, 3। ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर्स पिरामिडल होगा नहीं सकता है। ये कब होना चाहिए था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले में होता है। ये स्क्वायर प्लेनर कहाँ होता है आपको, XCF6 के 4 के केस में, जहाँ पे क्या मिलता है बताइए, ये कहाँ मिलता है आपको, DsP2 में। ठीक, ये बेंड शेप आपको मिल सकता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, बेंड शेप। बेंड मतलब ये एंगुलर शेप। तो बात समझ में आई, बोलिए। देख हम लोग ये बात कर सकते थे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फिर। चलो भाई नेक्स्ट देखो, पूछा गया है कंसीडर द स्पीसीज CH4 NH4 प्लस एंड BH4 माइनस, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द रिस्पेक्ट टू दीज स्पीसीज। अब कहा है दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक कंडीशन क्या था, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सेम नंबर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो देखो यहाँ पे C के पास 6 और प्लस 4 10 इलेक्ट्रॉन्स, N के पास कितने हैं 7, 4H और -1 कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स, B के पास 5 प्लस 4 -1 10 इलेक्ट्रॉन। तो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोलो लिखा है दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ओनली टू हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो देखो टेट्राहेड्रल किसके पास बताइए, इन सब के पास है। ठीक, फिर कह रहा है दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। फिर कह रहा है ओनली 2 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। फिर आपसे कह रहा है कि ओनली 2 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ओनली 2 हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या, देखो NH4 ऐसा कुछ बनेगा, और इसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा, sp3। ठीक, तो BH4 भी सब टेट्राहेड्रल होंगे, CH4 भी टेट्राहेड्रल होगा, और सारे देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। तो पहले में गलती क्या हो गई, लिखा ओनली 2, तो गलत हो गया। फिर पूछा है दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। यहाँ देखो लिखा है ओनली 2 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक ना, गलत हो गया। फिर लिखा ओनली 2 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, गलत हो गया। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 44। द ज्योमेट्री ऑफ ClO3 माइनस आयन अकॉर्डिंग टू बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी विल बी। तो भाई देखो ClO3 माइनस क्या है, बेसिकली ये HClO3 आप पढ़े होंगे। इसको कैसे बनाते थे हम लोग, HOCl डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर। बात समझ में आई। अब यहाँ से हटा दिया हमने, तो क्या बन गया, ये ClO3 माइनस बन गया। अब देखो इसका बात क्या हो जाएगा भाई, Cl डबल बॉन्ड O, एक O पे निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या मिलेगा, एक लोन पेयर। तो बताओ भाई कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा नहीं, पिरामिडल शेप इसका हो जाएगा। तो ये कैसा बिहेव करेगा, जस्ट लाइक अमोनिया, और शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या हो जाएगा इस पे, लोन पेयर। और इस Cl का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूछा जाता तो sp3। बात समझ में आई। ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछ सकते हैं। तो इसमें तो कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, और 2 कैसे होते, पाई बॉन्ड भी होते इसके अंदर। ठीक, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी नहीं। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, DsP2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ज्योमेट्री बनेगी इसका, पिरामिडल से। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। ठीक, देखो कहा यूजिंग BSPR थ्योरी प्रेडिक्ट द स्पीसीज विच हैव स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री।
तो स्क्वायर पिरामिडल का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी ज्योमेट्री बने, देखो कुछ एक सेंटर में कोई हो मॉलिक्यूल्स आइटम ऐसा कुछ हो और एक लोन पेयर दिखे उसके ऊपर और कुछ एक ऐसा हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, देखो एक स्क्वायर बनेगा और एक बनता पिरामिड। ठीक, ये जनरली कहाँ मिलता आपको है, sp3d2 वाले में, और उसके पास क्या होना चाहिए, वन लोन पेयर हो। ठीक, तो देखते हैं भाई हम लोग SnCl2 संभव है, इसके पास एक लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर संभव ही नहीं है। यहाँ देखो CCl4, इसमें क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है। अब 4 बॉन्ड पेयर से क्या बनता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। SO3 में देखोगे 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसको क्या मिलता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन सा बच रहा है आपका, BrF5। तो देखते हैं इसको ड्रा करके हम लोग, तो Br4F, इसको ऐसे दिखाइए, बात समझ में आ रही है। और एक लोन पेयर आप इसको ऐसे दिखा दीजिए और इसके नीचे क्या दिखा दीजिए, इसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पे जो Br है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर देखो 46 का, एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स SO2, SF4, ClF3, BrF5 एंड XCF4। देखो अगर लोन पेयर पूछता तो क्या करते बताओ, देखो इसके ऊपर एक लोन पेयर है, देखो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 में से बताओ एक को इधर चला गया, एक को ऐसे बॉन्ड बना लिया, कितना बचा बताओ, एक लोन पेयर बचा। इसके बाद देखो SF6 में, यहाँ भी देखो एक लोन पेयर है इसके पास। ClF3 में कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, देखो बताए थे भी इससे पहले आपको। यहाँ कितना लोन पेयर बताओ होगा आपके पास, यहाँ भी देखो एक लोन पेयर होगा। बात समझ में आई। और XCF4 में कितना लोन पेयर है, यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर है बेटा। ठीक, चलिए अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट डिस्क्राइब एनी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मेंशन्ड। पूछा बताओ बेंट, इसमें कोई ऐसा बेंट वाला है, तो देखो यही आपको दिख रहा है बेंट। बात समझ में आई। फिर कहा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वाला कोई दिख रहा है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का कोई नहीं दिख रहा है इसमें, देखो इसमें कोई नहीं दिख रहा। ये कैसे मिलता बताइए, ट्राइगोनल और 2 बनते पिरामिड। ये कहाँ मिलता आपको, जैसे PCl5 में मिलता आपको ये। बात समझ रहे हैं। तो अगर PCl5 पूछा होता तो आपको मिलता ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, सीसा देखो, सीसा मिलता कहाँ पे, SF में, SF4 में देखो सीसा मिलता है। कैसे, देखिए इसे सीसा से कैसे बनता है, सल्फर, यहाँ पे हम दिखाते हैं 4 फ्लोरीन ऐसे, 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन, और एक क्या दिखाते हैं यहाँ पे लोन पेयर। तो इसी शेप को बोलते हैं सीसा शेप। टी शेप कहाँ मिलेगा आपको, ClF3 में देखो, तो Cl फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन, इसके ऊपर क्या होता है बताइए, 2 लोन पेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी शेप। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, यहाँ पे कौन सी ज्योमेट्री आपके पास नहीं है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री आपके पास नहीं है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। देखो भाई, तो कहा है सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स MX3 ए टी शेप। अब कह रहे बताओ ये कोई ऐसा मॉलिक्यूल MX3 टाइप का जो टी शेप है, तो जनरली कौन सा हो सकता है, ये ClF3, बोलो BrF3, कुछ ऐसा ही होगा। कहा द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डिंग का मतलब लोन पेयर। तो अभी बताया गया था आपको, देखो Cl है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स और 7 में से 3 कहाँ चला गया, फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में, 1 और 2 बचा लोन पेयर। तो पूछा नॉन बॉन्डिंग पेयर, पेयर का मतलब 2 पेयर, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर, कौन सा बताइए प्लेनर मॉलिक्यूल्स है। तो प्लेनर का मतलब बताइए क्या भाई है, ये बात कर रहा है ट्राइगोनल प्लेनर की बात कर रहा है। तो देखो SF4 अभी बताए थे ना, SF4 वाले का, इसका शेप कैसा था, सीसा, बोलो इसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक, NF3 का शेप कैसा होता है, पिरामिडल, इसका शेप कैसा है, पिरामिडल। क्यों पिरामिडल है, ये एक लोन पेयर है। और SiF4 का कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ प्लेनर लिख रहा है, तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। इसी में देखो क्वेश्चन पूछा जाता है और कहा जाता है बताओ ये कैसा होगा, पोलर की नॉन पोलर। तो जनरली हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन बच गए
बॉन्ड में नहीं गए तो कैसा होता है बताइए, ना पोलर। और अगर इलेक्ट्रॉन्स सारे बॉन्ड के फॉर्म में चले गए तो क्या होता है, नॉन पोलर। लेकिन यहाँ देखो इसके पास 2 लोन पेयर बच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इसका म्यू क्या होगा, 0। कैसा होगा ये, नॉन पोलर। एक और बताया गया था, इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हम लोग सिमेट्री भी देखते हैं, तो ये देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए कैसा हो गया, नॉन पोलर। बात समझ में आई। और इसी शेप का नाम क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर शेप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर। देखिए कहा है इन BrF3 मॉलिक्यूल्स द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। तो कहा देखो BrF3 को बनाते हैं हम लोग, तो ऐसे बनेगा बेटा, ये जैसे ClF3 बनाए थे ना हम लोग टी शेप, तो 2 फ्लोरीन को रखा जाता है कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे, और एक फ्लोरीन रहता है इक्वेटर पे रहता है। और इसके बाद देखो दोनों लोन पेयर कहाँ ऑक्यूपाई करते हैं हम लोग, लोन पे ऑक्यूपाई करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक, क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, और एंगल 120 तो मोर स्पेस मिलेगा इसको, इसलिए लोन पेयर्स और मल्टीपल बॉन्ड को कहाँ रखा जाता है, बेसिकली इक्वेटर पे रखा जाता है। ठीक, एक्सिस पे किसको रखते हैं हम लोग, एक्सिस रखते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को। एक और बात कर सकते हैं देखो हम लोग कि इक्वेटर पे क्या होता है, मोर एस करेक्टर, इसलिए लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड कहाँ होता है, यही होता है। और एक्सिस पे देखा जाए तो नो एस करेक्टर, यहां कोई एस करेक्टर नहीं है। बात समझ में आई। ठीक, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहां प्लेस किया जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सिस पे प्लेस किया जाता है। तो देखो भाई पूछा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ओनली, तो कहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से, बॉन्ड पेयर रिपल्सन ओनली, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ओनली, या लोन पेयर रिपल्सन ओनली। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से इनको कहां प्लेस दिया जाएगा, कुछ ऐसा। तो बात समझ में आई, बोलिए। तो पूछा है कि द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज द रिपल्सन ऑफ, कौन सा रिपल्सन मिनिमाइज करेगा ये, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है यहाँ पे कि द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग देख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक होता है ये भी। तो 2 टाइप की एच बॉन्डिंग होती है, एक को हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर और एक को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर कब बनता है बताइए, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, बात समझ रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर बना हो, मॉलिक्यूल अगर सेम है तो उसको बोलते हैं होमोएटॉमिक या होमोमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर, और अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो हम लोग बोलते हैं हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक, और इंट्रा में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर विद इन 1 मॉलिक्यूल। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, यहाँ पे एच बॉन्ड बन गया, तो देखो यहाँ पे क्या बताइए, यहाँ एच बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है नहीं, पूछा कौन सा, इंट्रा। तो इंट्रा की पॉसिबिलिटी मेटा पे नहीं होती है, पैरा पे नहीं, कहाँ होती है, आर्थो पे। एचएम में कौन सा बनेगा, इंटर बनेगा। यहाँ देखो इसकी पॉसिबिलिटी है, यहाँ देखो पैरा में भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2024 में। ठीक, तो केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यही आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल पूछा जाता है, अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज नॉन पोलर जीरो डाइपोल। अब नॉन जीरो का मतलब क्या है कि जिसके अंदर पोलरिटी हो। तो देखो CCl4 कैसा भाई, इसका म्यू 0 होगा। HI कैसा बताइए, देखो ये कैसे बात करते थे हम लोग, इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है कि म्यू पोलरिटी यानी डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो देखो भाई ये 2.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये 2.1, तो इसमें पोलरिटी होगी। बात समझ में आई। CO2 देखो कैसा था, याद है, नॉन पोलर था। ये कैसे, C डबल बॉन्ड हो, इसका डाइपोल दिखाते थे कुछ ऐसे, देखो भाई हम लोग, इसका म्यू 0 हो गया था। BF3 का स्ट्रक्चर बताया गया था आपको, B, F और F, इसका देखो डाइपोल कुछ ऐसा और रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिलेगा, तो इसका भी म्यू क्या हो जाएगा, 0। तो पूछा नॉन जीरो कौन सा है, तो नॉन जीरो कौन सा हो जाएगा, HI। ये क्वेश्चन पूछा गया था री नीट में पूछा गया था 2024 में।
नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। जरा PCl5 का स्ट्रक्चर देख लें पहले हम लोग, फिर बात करते हैं। देखो हम लोग तो PCl5 कैसा होता है, दो इसके एक्सिस पे होंगे ऐसे, ठीक, Cl और Cl। बात समझ में आई? तो तीन आपके इक्वेटर पे होते हैं और दो कहाँ पे होते हैं, एक्सिस पे। अब देखते हैं हम भाई, लिखा PCl5 पॉजेजेज टू डिफरेंट PCl बॉन्ड। तो बिल्कुल बात सही है। देखो इसके ऊपर कौन कौन से बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं, इनके बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री और इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक। फिर देखो पूछा है ऑल द PCl बॉन्ड आर आइडेंटिकल इन लेंथ। ये तो गलत हो गया। देखो XL-Cl वाले की बॉन्ड लेंथ क्या ज्यादा होती है, किससे, इक्वेटोरियल वाले से, ठीक है, ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से, ठीक। अब पूछा कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो लिखा है ऑल द 5 Cl बॉन्ड आर आइडेंटिकल, तो यही देखो इनकरेक्ट है। फिर पूछा गया PCl5 एग्जिबिट sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो बिल्कुल सही बात है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d। 5 यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए, तो 5 का मतलब क्या है, 5 स्टीरिक नंबर इक्वल टू sp3d हो जाएगा। फिर क्या है PCl5 कंसिस्ट ऑफ 5 PCl सिग्मा बॉन्ड। देखो सारे बॉन्ड सिग्मा है ना भाई, ये सारे बॉन्डों को सिग्मा बॉन्ड ही है। बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो सारे सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। तो इसमें देखो सारे आंसर सही है, सिर्फ गलत कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे लिखा ऑल द 5 PCl बॉन्ड आर आइडेंटिकल, सारे आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो यहाँ देखो क्या है, जो PCl एक्सिस पे है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी किससे, PCl इक्वेटोरियल वाले से। इक्वेटोरियल वाले से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखो भाई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट्स फॉर द मॉलिक्यूल्स अमोनिया। देखो फिर नीट में आया था, देखो डायपोल मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, अमोनिया, H2S, CH4 और HF। तो देखो भाई CH4 का बताया था, अभी बताया गया था आपको CH4 के बारे में। तो CH4 का कैसा था बताइए, इसका म्यू 0 था, बोलो। उसके बाद देखो HM बताया गया था ना कि म्यू किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ देखो भाई 2.1 और 4.0, तो इसमें आपको डायपोल दिखेगा। उसके बाद देखो लिखा है NH3, तो NH3 का भी बताया गया था। देखो ये भी कैसा होता है, इसके पर एक लोन पेयर है, इसका भी म्यू 0 नहीं होगा। और एक आपको लिखा है H2S में देखो यहाँ भी देखो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसका भी म्यू 0 नहीं होगा। तो इसमें एक नॉन पोलर है, बाकी तीन क्या है, पोलर। अब पूछा बताओ ऑर्डर बताओ, तो देखो सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा यहाँ पे, HF वाला। क्यों, इसको ऐसे कर सकते हो, मोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देख रहे हो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद नंबर किसका आएगा बताइए, अमोनिया का। फिर नंबर किसका आएगा, H2S का। सबसे कम पोलर कौन होगा, CH4। तो पूछा है इसमें ऑर्डर, तो ज्यादा सबसे किसका होगा, HF का। फिर अमोनिया का नंबर आएगा। अगर इसकी पोलरिटी की बात करें हम लोग, तो इसका लगभग 1.78 के आसपास होता है, इसका 1.47 के आसपास, और इसका 0.95D के आसपास, ठीक। और इसका कैसा होता है, 0। तो बात समझ में आई? तो इसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा नीट 2023 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इसको दो तरह से करते हैं हम लोग, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, या हम लोग क्या बात करते हैं, सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से भी निकाल सकते हैं, ठीक, इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई इसमें कितना है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने हो गए 18, तो पहले ही कैंसिल हो गया ये। यहाँ देखो भाई एन कितना होता है 14, अब 14 + 8 कितना हो गया बताइए, यहाँ 22 हो गया, बताइए। अब यहाँ देखो 2n4 हो गया, पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखो भाई 10 और ये 9 और ये 10, यहाँ भी देखो पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखते हैं 20, बताइए 18, ये कितना हो गया 18, और ये भी कितना 18, ये तो पता है ना जी, कैल्शियम में 20 होता है सॉरी, अब 2 निकल गया, कितना बचा 18। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स, पोटेशियम में 19, 1 चला गया तो कितना बचा 18, और Cl में एक ऐड हो गया 17 ना, तो क्या हो गया 18। तो ये आपका आंसर हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला। फिर देखो पूछा गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द इंटर पार्टिकल इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड। तो पूछा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं भाई, तो ये कौन से फोर्स होते हैं बताइए, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। बात समझ में आई?
इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे ही अगर आपको दिया जाए NaCl तो इनके बीच का बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। बट दे आर आस्किंग अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल, ठीक है। तो इंटर पार्टिकल का मतलब ऐसा हो सकता है, देखो Na+ का Cl से इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में आता ही आता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इसमें आएगा ही आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें आता ही आता है, कोवैलेंट बॉन्ड इसमें नहीं आता है, और डिस्पर्सन फोर्स भी इसमें आता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, डी को छोड़कर बाकी सब सही हैं। तो इसमें डी कहाँ नहीं दिया है बताइए, तो डी आपको नहीं दिया सिर्फ बी वाले में, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। बाकी आपको पता ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसको बोलते हैं हम लोग, देखो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, ये डी इंटरेक्शन हो गया। एच बॉन्डिंग की बात कब करते थे हम लोग, वाटर है, इसका इंटरेक्शन फिर दूसरे वाटर के साथ ऐसा कुछ हो जाए, इसको क्या बोलते थे, एच बॉन्डिंग, ठीक। अब ये पूछा देखो यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का मतलब क्या है, तो डाइपोल इंड्यूस देखो भाई, जैसे HCl है, इसके साथ हमने Cl रख दिया, तो ये इसको इंड्यूस करेगा ताकि इस पर भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक। तो जैसे चार्ज आए इसके ऊपर, तो ये क्या कर रहा है बताओ, उसको इंड्यूस कर रहा है, बताइए, ये इसको इंड्यूस किया, तो इसको नाम पड़ेगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखो बेटा हम लोग, अब पूछा एमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो फिर देखो ये बात करने वाले, देखो हम लोग सल्फर की बात कर लें, ये आया था रीनीट में, सॉरी नीट 2024 में। तो देखो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 4 चले गए फ्लोरीन के साथ अटैच, तो एक बचा लोन पेयर, तो इस पर देखो एक लोन पेयर है। ऐसे जिनान में कितना बचा, 2 चला गया बॉन्ड के फॉर्म में, तो इस पर बचा 3 लोन पेयर बचा, तो 3 लोन पेयर। इसमें देखो भाई कितना है, ClF3 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 चले गए बॉन्ड के फॉर्म में, तो 2 बचा इसके पर लोन पेयर। और IF5 में कितना बचा, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 5 चले गए बॉन्ड के फॉर्म में, तो 1 लोन पेयर। तो पूछा बताओ भाई मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कहाँ है, तो ज़्यादा कहाँ पे, जिनान वाले में। बात समझ में आई, तो आपको ज़्यादा कहाँ मिलेगा, HCF2 वाले में। और इसका शेप क्या होता है, लीनियर, ये भी याद कर लो, इसका शेप कैसा होता है, लीनियर, ठीक, शेप इसका हो जाएगा लीनियर। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 और D। बात समझ में आई, तो 3 लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर, तो 3 2 5। चलिए फिर देखो बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव 0 डाइपोल मूवमेंट्स। फिर देखो भाई क्वेश्चन है डाइपोल मूवमेंट्स का, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट सितंबर 2020 में, ठीक है, यानी कोविड के समय का क्वेश्चन है ये। तो देखो बोरान ट्राइफ्लोराइड्स का मतलब क्या है भाई, BF3, बोलो, HF, ये तो पोलर होगा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नॉन पोलर। फिर लिखा है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें देखो बेटा बात कर लेते हैं हम लोग, इसमें बोला गया था ना कि एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो देखो इनके बीच का एंगल कितना लगभग है, 120 के आसपास, ठीक। तो इसका म्यू 0 नहीं होगा, ठीक है, नॉट 0, पैरा वाला का होगा। देखते हैं हम लोग, लिखा है NF3, ये क्या है, NF3 है। ये लिखा है बेरियम डाइफ्लोराइड, तो BeF2 है ये। एक दिखा है वाटर H2O, ये भी क्या होता है, पोलर। फिर लिखा है 1,3, ये देखो सेम कंडीशन देखो हो गई। यहाँ देखो 1,4 लिखा है, तो 1,4 का मतलब क्लोरीन कहाँ पे है बताइए, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे है, दोनों के बीच के एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक। इसलिए इसका म्यू क्या होगा, 0। बात समझ रहे हैं। अब बाकी देख लेते हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 का भी 0 होता है डाइपोल मोमेंट्स, ठीक, BF2 का भी 0 होगा और CO2 का भी क्या होगा, 0। तो पूछा बताइए हैव 0 डाइपोल मोमेंट्स, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, C वाला, ठीक। तो इतने क्वेश्चन आपको करने थे, बात समझ में आई। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट्स। अब पूछा सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो पता है ज्यादा किसका होता था, अभी बताया था ना, अमोनिया का सबसे ज्यादा। ये कैसा हो जाएगा, इसका म्यू 0, सारे बॉन्ड देखो, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के फॉर्म में चले गए, यहाँ देखो सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्म में चले गए, तो इसका भी म्यू क्या होगा, 0। यहाँ बचेगा एक लोन पेयर और यहाँ बचेगा एक लोन पेयर, लेकिन इसके साथ क्या अटैच है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करता है, डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा बताइए, अमोनिया। तो ये टोटल आज का टॉपिक था बेटा हमारा। तो आज हमने डिस्कस किया डाइपोल मोमेंट्स के बारे में, ठीक है, फजान लूज के बारे में डिस्कस किया और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
तो कोशिश करना बेटा सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर नीट एग्जामिनेशन।